और क्या हाल है बालक, तुम लोग का कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखो अभी तक हम लोग कुलम्ब्स लॉ और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। बहुत मन लगा के पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के लिए तो है ही। पहले भी बार बार बोल रहे हैं कि पूरे 12th के पोर्शन को कवर करने में, अगर मतलब समझाने में किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वह है इलेक्ट्रोस्टैट का। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत सपोर्ट करेगा आपको, क्योंकि सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यार सब जगह आएगा, चार्ज पार्टिकल आएगा ही आएगा। करंट का बात करो या मॉडर्न का बात करो, चार्ज आएगा ही आएगा। तो अगर चार्ज का सही समझ नहीं रहेगा तो उस अभी तो प्रॉब्लम होगा ही, आगे भी ये प्रॉब्लम फेस करोगे, इसलिए बहुत मन से पढ़ते चलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात करा था पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता हो, उसी का नाम हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखोगे तो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है अप टू इनफिनिट तक, लेकिन प्रैक्टिकली अप टू सर्टेन डिस्टेंस उसके बाद काम करना बंद कर देता है। क्या था वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चल आगे बढ़े, आगे हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब सर के लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? डायरेक्शन के हिसाब से क्या कहेंगे? तो लिख लो, पहले बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, इन केस ऑफ similar charge, let two particle carrying charge Q1 and Q2 are placed at position R1 and R2. Then find force between them H। ध्यान देकर देख लीजिए, दो चार्ज पार्टिकल है बाबू, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये तुम्हारा है z एक्सिस। दिस x, दिस y, दिस z। आपको कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल तुम्हारा Q2 है। दोनों का पोजीशन दिया हुआ है R1 और पोजीशन दिया हुआ है R2। एक बात बताओ, कौन किस पे फोर्स लगाएगा? तो डायग्राम को थोड़ा छोटा करके यही दिखा देते हैं। कॉन्सेप्ट देखना, इंपॉर्टेंट चीज वही है। X है, Y है, Z है। आप कहोगे ये this is Q1 and this is Q2, this is R1 and this is R2। once again repeat कर लो। आप कहोगे X है, Y है, Z है। this is Q1 this one is Q2, this position is R1 and this position is R2। देखो कौन किस पे धक्का लगा रहा है, क्या हो रहा है, बात को समझ। यहां अगर बात करें तो Q1 और Q2 सेम नेचर का है, इसलिए Q1 धक्का लगाएगा किस पे? तो Q2 पे। फोर्स ऑन 2 डिवाइडेड बाय ये फोर्स ऑन 2 बाई 1। 2 पे लगाया किसने? 1 ने लगाया। कैसा? सेम नेचर है तो धक्का लगाने वाला। ऐसा नहीं कि 1 लगाया 2 पे और 2 छोड़ देगा।
अगर आप कहोगे तो ये भी कह सकते हो कि फोर्स, बस लाइन दिखा दे रहे हैं, ऑन 1/2, 1 पे लगा, किसने लगाया, 2 ने लगाया। मतलब यहां देख लो, दोनों का सिमिलर नेचर होने के कारण 1 2 को धक्का देगा और 2 क्या करेगा, 1 को। मतलब आप कह सकते हो कि यहां अगर इकट्ठे इस डायग्राम में बात करें तो आप बोल सकते हैं इधर की तरफ लगेगा फोर्स ऑन 2/1 और इधर की तरफ लगेगा फोर्स ऑन 1/2। क्लियर? दोनों में कोई एक लेकर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब दोनों करेंगे बात तो एक ही है यार। 1 ने 2 पे लगाया या 2 ने 1 पे लगाया, दोनों का स्टडी करने का कोई मतलब नहीं। कोई एक उठा लो, तो कौन सा एक उठाते हैं देख ले। हम लोग उठाते हैं ये y, x और z, कोई भी एक ले लो। दिस इज q1, दिस वन इज q2। हम लोग दिखा रहे हैं ये वाला फोर्स ऑन 2/1, R1 R2, और दोनों के बीच में पोजीशन है। दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा और दैट पोजीशन वेक्टर इज कितना, तो R के बराबर। नेमिंग में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मतलब फाइनल रिजल्ट लिखते समय कोई परेशानी नहीं हो, नेमिंग कर देना। दिस इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। एक बात देख लो, फोर्स प्रॉब्लम ने पूछा कि फोर्स बता, वो भी वेक्टर फॉर्म में फोर्स बता। क्या बोला है कि फोर्स बताने के लिए, वो भी किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में फोर्स बताने के लिए बोला है। तो क्या बोला, फोर्स ऑन 2/1, वेक्टर फॉर्म में बोल रहा है फोर्स ऑन 2/1। कैलकुलेशन तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 1 और 2 के बीच अगर फोर्स देखना है तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, लेकिन वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था। अब हम लोग को देखना है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, मतलब वेक्टर फॉर्म। तो आप एक बात देख लो, आप क्या कहोगे यहां पे, F21 एक्टिंग along AB, hence वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो कि इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन देन देयर यूनिट वेक्टर मस्ट आर सेम। तो F21 वेक्टर और AB वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे है, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। अगर यूनिट वेक्टर सेम होगा तो क्या बोलोगे, बोलोगे F21 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ F21 इक्वल्स AB डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AB। F21 वेक्टर बोलोगे F21 का मॉड इंटू दिस R डिवाइडेड बाय F21 है क्या, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R। मतलब साफ है कि आप अगर कहना चाहो तो बोल सकते हो K Q1 Q2 देख ले, फोर्स ऑन 2/1 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का होल Q इंटू वेक्टर R, या इसी को कहते हो F21 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R का स्क्वायर इंटू R बाई R। आप इसी को कहोगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R का स्क्वायर इंटू R का यूनिट वेक्टर। अब दोनों में कुछ भी बोलो, बात एक ही है। अगर फोर्स ऑन 2/1 बोले तो R का कैप से, मतलब जो कूलम्स फार्मूला आपने पढ़ा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वो तो करेंगे। अब डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए जिस लाइन पे ये फोर्स काम करता है उस लाइन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फोर्स काम किधर कर रहा है, R के अलोंग, R के यूनिट वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ये R कैसे निकलेगा।
तो आप देख लो, फ्रॉम ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं फॉर आर के कैलकुलेशन के लिए, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी में, कौन से ट्रायंगल में, ओ ए बी में, वेक्टर रूल याद कर, आप कहोगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स ओ बी वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट के टेल सेकंड के हेड को जोड़ने वाला ही रिजल्टेंट है। फर्स्ट वेक्टर ओ ए के टेल पे, ये ओ ए के हेड पे ए बी का टेल है, देख लो, तो ओ और बी को जोड़ने वाला रिजल्टेंट है। आप क्या कहोगे, ओ ए मतलब कितना, तो R1 दिस R एंड दैट इक्वल्स, आप कहोगे R इक्वल्स कितना, यहां R का वैल्यू कितना होगा, तो R2 माइनस R1, फार्मूला क्या निकला, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R का Q इंटू R, या K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R। क्लियर है? अरे सही है, चल छाप ले फटाफट, फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना है। चलो देख लो, फॉर्मूला जो तुम्हारा तैयार हुआ है, कहोगे फिर डायग्राम बना रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बना रहे हैं। क्लियर करने के लिए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। दिस इज R1, 1 का पोजीशन है, दिस इज R2, 2 का पोजीशन है, और आप लिख रहे हो ये कौन सा था, तो फोर्स ऑन 2/1। क्लियर? इसी को आपने कहा था, एक बात बताओ, इसमें फोर्स लगा कौन रहा है, तो 1, क्योंकि फोर्स ऑन टू मतलब 2 पे लग रहा है, बाई 1 लगा रहा है, तो फोर्स लगा कौन रहा है, 1 मतलब ये क्या है, तो एक्सर्टिंग है। लग किस पे रहा है, 2 पे, मतलब ये क्या है, एक्सपीरियंसिंग है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि अगर R देखा जाए और आप कह रहे हो R2 माइनस R1, इसका मतलब ये क्या है भाई, तो पोजीशन ऑफ एक्सपीरियंसिंग, ये क्या है, तो आप कहोगे पोजीशन किसका, तो ऑफ एक्सर्टिंग। R1 क्या है, तो एक्सर्टिंग का पोजीशन वेक्टर, R2 क्या है, तो एक्सपीरियंसिंग का। एक्सपीरियंसिंग के पोजीशन वेक्टर से एक्सर्टिंग के पोजीशन वेक्टर को आप घटाओगे, जो होगा वही तो पोजीशन वेक्टर बिटवीन पार्टिकल हो गया। एंड देन फॉर्मूला तुम्हारा निकल कर आ रहा है, वो कुछ और नहीं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय K Q1 Q2 या इसी को आप कहोगे कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RQ इंटू वेक्टर R, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू, फिर R क्या है, तो हमेशा याद रखना कि R क्या है, एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग। एक्सपीरियंसिंग के पोजीशन वेक्टर से एक्सर्टिंग के पोजीशन वेक्टर को घटाओगे, पोजीशन वेक्टर बिटवीन पॉइंट हो गया। अब मैं बोलूं ये पूरी कहानी बेकार है, याद रखने का बात बस इतना ही है कि कूलम्ब्स लॉ याद रखेंगे, और जिस लाइन पे फोर्स काम कर रहा है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा बस। जिस लाइन पे, किस लाइन पे मुझे नहीं पता, जिस लाइन पे काम करेगा उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो ए बी लाइन पे कर लिया है तो ए बी लाइन का यूनिट वेक्टर मतलब आर का यूनिट वेक्टर से गुना कर दो, हो गया। ये तो कूलम्ब्स लॉ याद होगा पहले से।
तो बेसिक कुलम्स लॉ याद रखना है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिस लाइन पे काम करेगा उसके यूनिट वेक्टर से गुना करोगे। अब वो लाइन में यूनिट वेक्टर कहां से लाएंगे, तो बड़ा सीधा है, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहां से, तो सिमिलर चार्ज में एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग करेंगे, निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर। अरे सही है, अगला देख लो। सिमिलर चार्ज हो गया, अब हम लोग बात करते हैं डिसिमिलर का। अगर चार्ज अलग अलग हो तो क्या करोगे, देखिए किस सेकंड उठा दे। इन केस ऑफ डिसिमिलर चार्ज, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों है, तो उस कंडीशन में क्या फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करना। लेट टू पार्टिकल कैरिंग चार्ज प्लस Q1 and minus Q2 are placed at position R1 and R2, then force between, ध्यान देकर देख लो, फिर से वही फंडा है, यहां y एक्सिस, यहां x एक्सिस, z एक्सिस आपने रखा है ये, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। दिस पोजीशन R1 प्रॉब्लम ने बोला और ये पोजीशन तुम्हारा है R2, ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B, करेक्ट। एक चार्ज जो तुम्हारा है, ये चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है और ये जो चार्ज है तुम्हारा कौन सा नेचर का है, नेगेटिव है। क्या हो रहा है, डिसिमिलर चार्ज है यार, डिसिमिलर चार्ज है मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो देख लो, डायग्राम को रिपीट कर रहे हैं अलग से समझाने के लिए। एक्स वाई जेड है तुम्हारा, ये है, ये है, ये Q2 है तुम्हारा, ये Q1 है तुम्हारा, ये डायग्राम है तुम्हारा, एक्स है, वाई है, जेड है, ये Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है, दिस इज R2, दिस इज R1, सही ना। ये R2 है, ये क्या है, ये R1 है और ये तुम्हारा R2 है, करेक्ट। चार्ज के बारे में थोड़ा देख लो, चार्ज तुम्हारा कौन सा क्या है भाई, तो ये चार्ज तुम्हारा एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, ये चार्ज तुम्हारा एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब सवाल है कौन किसको खींच रहा होगा, तो पहले 2 के बारे में सोचते हैं कि 2 के साथ 1 क्या किया होगा। तो 2 के साथ 1 कुछ नहीं, 1 पे पॉजिटिव 2 पे निगेटिव, स्वाभाविक रूप से 1 ने 2 को खींचा होगा अपने तरफ। कौन सा फोर्स, द फोर्स ऑन 2 किसने लगाया, 2 को 1 ने डिसिमिलर चार्ज के कारण अट्रैक्ट किया होगा। अट्रैक्ट करने का मतलब 2 से दूर और 1 के तरफ, फोर्स ऑन 2 बाई 1। यहां कहोगे 2 ने क्या किया होगा, 2 छोड़ दिया होगा, नहीं, 2 ने भी अट्रैक्ट किया होगा किसको, तो 1 को, किधर, तो फोर्स ऑन 1 बाई 2। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। अट्रैक्टिव मतलब जो एक्सपीरियंसिंग है उससे दूर और जो एक्सर्टिंग है उसके तरफ। अट्रैक्ट करना, खींचना, खींचना मतलब अपने तरफ लाना, यही तो होता है।
तो 1 से दूर 2 के तरफ, 2 से दूर 1 के तरफ। क्लियर है? अब दोनों में कोई एक उठाते हैं स्टडी करने के लिए हम लोग। कौन सा उठाओगे देख लो। अब एक ही टाइप का बात दोनों में पढ़ लेते हैं। 2 के लिए स्टडी किए पहले, तो 2 के लिए ही अभी भी कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन करना इजी हो जाए, समझना तुम्हारे लिए आसान है। देखो दोनों में कोई भी उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तुम्हारा है भाई Q1, ये तुम्हारा है, करेक्ट ना? ये पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा R1, ये पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा R2। देख लो 2 को अट्रैक्ट किया है किसने? 1 ने। फोर्स ऑन 2 by 1, दिस पोजीशन वेक्टर, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। सही है? चल आगे बढ़। अगर फोर्स ऑन 2 by 1 निकालना है तो सबसे पहले ये पोजीशन वेक्टर निकालना जरूरी है, क्योंकि कूलम्ब्स फोर्स का फार्मूला ही है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। तो सेपरेशन मतलब ना मुझे R1 से मतलब है ना R2 से, Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन, दैट मींस R से मतलब है। तो सबसे पहले तो R कैलकुलेट करके देख ले। क्या कहोगे? तो कहोगे फ्रॉम ट्रायंगल OAB में, हेड टेल रूल याद करो। पहला वेक्टर OB के हेड पे BA का टेल है। इससे पहले ऐसे हो रहा था, हेड पे टेल आता था, लेकिन कहोगे यहां तो हेड पे हेड है, तो हेड प्लस टेल इक्वल हेड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप कहोगे कि OAB में OB वेक्टर के हेड पे BA का टेल है, ये कुछ और नहीं OA के बराबर। OB वेक्टर दिस इज R2, BA वेक्टर दिस इज R, दैट इक्वल्स R1। R का वैल्यू बोलोगे R1 माइनस R, करेक्ट? अब आ जाओ। नाउ F21 acting along same line, इसलिए क्या बोलोगे? F21 एंड BA दोनों एक ही लाइन पे है, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर हर हाल में क्या होगा? तो सेम होगा। अगर यूनिट वेक्टर सेम होगा तो क्या बोलोगे? तो आप बोल सकते हो F21 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ F21 BA डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ BA, करेक्ट है? अब कहोगे F21 जो वेक्टर हो गया, F21 का मॉड इंटू BA बाय मॉड ऑफ BA, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R। BA को ही तो R बोले हैं। तो आप कहोगे आगे कि फॉर्मूला निकल गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का Q इंटू वेक्टर R। तुम्हें लगेगा कि यार कर क्या रहे हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला तो पहले भी आया था, बिल्कुल यही फॉर्मूला आया था, मैं भी तो यही बताना चाह रहा हूं। फिर अंतर क्या है और दो बार क्यों लिखते हैं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, देख लो। क्योंकि प्रॉब्लम के टाइम पे सबसे ज्यादा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D में बच्चों को पता ही नहीं चलता किधर से पोजीशन लेना है और वो गलत कर जाते हैं। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना, देख ले। इसी को अगर और बोलोगे तो आप बोलोगे F21 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का स्क्वायर इंटू R बाय मॉड R। आप कहोगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर करेक्ट है। चल पहले फॉर्मूला करेक्ट करके लिखो ठीक से। फाइनली फॉर्मूला क्या आ रहा है अपने पास? दो है F21 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का Q इंटू वेक्टर R। इसी को कहोगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इंटू R का यूनिट वेक्टर। रट्टा मारने के लिए एक फॉर्मूला तुम्हारा ये निकला। दूसरा अगर इसी को कहोगे, सेम चीज है, अलग नहीं है, K Q1 Q2
डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अब एक इंपॉर्टेंट जगह है, वो जगह है आर। आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर है क्या, तो है क्या वो तो पहले से निकला हुआ है, देख ले जहां पे आप बोलोगे कैलकुलेशन यहां लिखा हुआ है, आर का वैल्यू कितना, R1 माइनस R2। R1 किसका पोजीशन है, 1 का, R2 किसका है, तो 2 का, मतलब Q2 का। अब 1 और 2 है कौन, वो देख लो यहां, फोर्स ऑन 2/1, फोर्स किस पे, तो 2 पे, फोर्स किस पे, 2 पे, बाई किसके, तो 1 के, 2 पे लगा हुआ फोर्स है, इसका मतलब ये 2 तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग है, ये 1 पे लगा हुआ है, 1 तुम्हारा एक्सर्टिंग है। ये 1 ने लगाया है, 1 पे लगा हुआ ना, 1 ने लगाया है, 1 कौन है, तो एक्सर्टिंग है, 2 पे लगा, 2 एक्सपीरियंसिंग है, 1 ने लगाया, 1 एक्सर्टिंग है। इसका मतलब है कि ये अगर बोला जाए पोजीशन ऑफ एक्सर्टिंग, और ये अगर बोलोगे तो कहोगे पोजीशन ऑफ मतलब जो आपने वहां पढ़ा था उसके ठीक उल्टा हो गया। सिमिलर चार्ज में एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग का पोजीशन था, डिसिमिलर में एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग का पोजीशन है, बाकी कोई बदलाव नहीं आता है। क्लियर है, तो पहले छाप लो फिर आगे मैं बताता हूं। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए स्क्रीन पास करो, फटाफट छाप के तैयार हो जाओ, आगे देख लो। चलो देख ले, जो हुआ है उसी को, फोर्स का फंडा क्लियर है। अब 1 ऑन, ये फोर्स बाई 1 ऑन 2 या फोर्स बाई 2 ऑन 1, ये मैंने लिख रहा हूं, मतलब F21 या F12 जो भी लिखना होगा लिखोगे, मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, तो RQ इंटू R, जहां पे यही आर बस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यही होगा हर बार। आप सिमिलर चार्ज के लिए लिखो, आप डिसिमिलर चार्ज के लिए लिखो, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा, फॉर्मूला ऑलवेज यही होगा। फर्क किस बात का होगा, तो सिमिलर और डिसिमिलर में आर का जो वैल्यू निकालना है वो अलग अलग हो जाएगा। कैसे निकालोगे, तो आप कह सकते हो कि फॉर सिमिलर के लिए सिमिलर चार्ज, और फॉर डिसिमिलर चार्ज, करेक्ट। सिमिलर चार्ज के लिए क्या कहोगे, तो आप कहोगे एक्सपीरियंसिंग मतलब एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, क्या होता, पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एक्सपीरियंसिंग माइनस पोजीशन ऑफ एक्सर्टिंग। अगर डिसिमिलर के लिए बोलोगे तो क्या कहोगे, तो एक्सर्टिंग क्लियर है। तो मुझे लगता है आसान तो है यार। कुलम्स फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर गलती होने का चांसेस है, आर स्क्वायर की जगह आर क्यू हो गया, नहीं, आप वही याद रखो ना, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब
वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए r से गुना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है r से भागा भी देंगे, तो अदरवाइज तो डायमेंशन ही गड़बड़ हो जाएगा। एक मीटर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट ही बदल जाएगा, यूनिट और डायमेंशन इसका। तो इसीलिए हम लोग अगर पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फायदा, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेक्टर आने के कारण डायरेक्शन प्रॉपरली डिफाइंड हो जाएगा कि ये फोर्स लग किधर रहा है। तो बेसिक काम बस इतना है मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, इस फोर्स के डायरेक्शन को डिफाइन कर दे कि ये फोर्स काम करेगा किधर। क्लियर है? चल आगे। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा निकल गया। दो चीज याद रखना, क्या क्या याद रखोगे? तो सिमिलर में वंस अगेन याद दिलाता हूं, सिमिलर में एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, सिमिलर में एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, डिसिमिलर में एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग। अरे क्लियर है? सिमिलर में क्या कहोगे? एक्सपीरियंसिंग के पोजीशन से एक्सर्टिंग के पोजीशन को घटाएंगे। डिसिमिलर में क्या करोगे? एक्सर्टिंग के पोजीशन से एक्सपीरियंसिंग को घटाते हैं। क्लियर? चलो एग्जांपल करते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। देख लो फटाफट। देखो, two particles carrying charge Q1 equals 8 microcoulomb and Q2 equals 6 millicoulomb are placed at 2, 3, 5, 7, 9, 8. Find force experienced by Q2. Q2 पे कितना फोर्स लगेगा ये ही कैलकुलेशन करना है। Q1 पे नहीं, Q2 पे कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना है। देख लो क्या लगेगा। मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि ये तुम्हारा Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है। अब उतना Q1 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा फंडा कोऑर्डिनेट दे रखा, प्रॉब्लम नहीं। बाद में तो ये भी डायग्राम नहीं बनाना है, सीधे लिख दोगे। एक बार समझने के लिए दिखा रहे। तो एक तरीका तो हुआ कि ये कोऑर्डिनेट बस मेंशन कर दो। सिमिलर चार्ज है, आप देख रहे हो कि धक्का देना है। एक्सपीरियंस बाय Q2 बोल रहा है, अगर एक्सपीरियंस बाय Q1 होता तो नीचे होता, बाय Q2 है तो Q2 की तरफ धक्का दे रहा है। ये पोजीशन वेक्टर तुम्हारा R है। R कहोगे क्या होगा? तो फाइनल से इनिशियल घटेगा 7 - 2i 9 - 3j और आगे बढ़ लो 8 - 5k। आप सीधे कहोगे 5i 6j और 3k। आर के मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा √5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो, आप क्या बोलोगे? √5 देखिए, कितना हो गया? 36 17 ना, 9 6 20 हो गया, 3 2 5 7 हो गया, तो √70 के बराबर हो गया तुम्हारा। अब अगर ये निकल गया तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RQ इंटू R। K मतलब 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना बोल रहा है देख ले, 8 माइक्रो मतलब -6, Q2 कितना? तो 6 मिली मतलब -3 डिवाइडेड बाय RQ मतलब √70 का स्क्वायर, ये Q इंटू वेक्टर फॉर्म देख लो 5i + 6j + 3k। यही तो है, हो गया, बात खत्म है। इतना ही तो फोर्स होगा।
अगर तुम ये नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, देख लो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2, एक्सपीरियंस्ड बाय Q2, समझाने के लिए लिख रहा हूं, Q2 तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग है, इसका मतलब Q1 तुम्हारा एक्सर्टिंग है। कौन सा चार्ज का केस है? तो सिमिलर का। कौन सा चार्ज का केस है? सिमिलर का। इसका मतलब R का वैल्यू क्या करना चाहिए? तो एक्सपीरियंसिंग से एक्सर्टिंग को घटाना चाहिए। एक्सपीरियंसिंग कौन? तो 7 से 2 को घटा ले, देख ले, कहोगे 5i, 9 से 3 को घटा ले 6j, 8 से 5 को घटा 3k। R का मैग्नीट्यूड ले लो 25, 36 और 9। अब कहोगे फोर्स लिखना है, लिख लो K Q1 Q2। आपको फायदा ये हुआ कि ये जो लिखना है ये सोचने का जरूरत है, ये कुछ नहीं करना है। कहोगे ये तो लिखना है, बिल्कुल नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। जब आदत पड़ जाएगा तो यहां देख लोगे एक्सपीरियंसिंग एक्सर्टिंग, फटाफट एक लाइन में तो लिख दोगे पोजीशन वेक्टर, अगला में तो डायरेक्ट फोर्स निकल जाएगा। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत तो बोल लो। अब यहां एक बात ध्यान देना, अगर यही मान लो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 बोला तो मैंने निकाल दिया, Q2 को गायब कर देता, Q1 यहां रखता, बोलता कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो उस पॉइंट पे चार्ज के जगह टेस्ट चार्ज रख दो। मतलब Q2 जहां जहां आप लिखे हो, जैसे Q2 का वैल्यू मैंने लिखा, हटा दो, ये 1 हो गया। Q2 यहां लिख रहे हैं, यहां 1 हो गया। अगर 1 हो गया तो यही जो फोर्स है, यही फोर्स कुछ और नहीं क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अरे क्लियर है? अगला देख लो एग्जांपल फटाफट। सेम सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि फंडा क्लियर हो जाए। क्या करना है हम लोग को देख लो। देखो अब उतना कुछ लिखने नहीं जा रहे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2, इसका मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग कौन है? Q2 तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग है, लिख दे रहे हैं। Q1 तुम्हारा एक्सर्टिंग है। केस कौन सा है? तो डिसिमिलर। करेक्ट। इसका मतलब अगर पोजीशन बोलोगे तो क्या करोगे यार? डिसिमिलर है। डिसिमिलर में आपने बात किया हुआ है कि एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग, सिमिलर में एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, डिसिमिलर में एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग। एक्सर्टिंग कौन है तुम्हारा? एक्सर्टिंग है Q1। Q1 का पोजीशन क्या है? 2 माइनस 7i, 3 माइनस 9j और 5 माइनस 8k। आप कहोगे माइनस 5i माइनस 6j और माइनस 3k। दिस इज पोजीशन वेक्टर R। R का मैग्नीट्यूड ले लो ना। मैग्नीट्यूड को बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहां माइनस है या प्लस। माइनस प्लस तो बस डायरेक्शन और एक्सिस के कॉन्सेप्ट को बताता है। मैग्नीट्यूड हर हाल में कितना होगा? तो ये होगा। अगर यही है तो अब आप कहोगे फोर्स का वैल्यू देख लो, क्या कहोगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RQ इनटू, हो तो गया। फोर्स किसका? तो फोर्स ऑन 2/1। बदला क्या? सब कुछ वही है, लेकिन अगर चेंज कुछ कर गया है तो वो है ये पोजीशन वेक्टर। मतलब फोर्स अगर पहले लग रहा था फॉरवर्ड तो लाइन वही होगा क्योंकि सारा डेटा वही है, लेकिन डायरेक्शन फॉरवर्ड लगने के बजाय अब किधर लगेगा? बैकवर्ड। आप देख लो तीनों टर्म वहां पॉजिटिव था, यहां तीनों टर्म नेगेटिव है। तो आपको बस एक लाइन का फंडा याद रखना है कि एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग डिसिमिलर के लिए,
सिमिलर के लिए एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग होगा। बस इतना क्लियर है, आराम से सवाल लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है? अगला एग्जांपल देख लो। टू पार्टिकल carrying charge Q1 equals 8 nanocoulomb and Q2 equals 5 nanocoulomb are placed at -5 कर लो, are placed at 215 and 746, then find net electric field intensity at 4, 2, 3। इस जगह पे प्रॉब्लम ने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, आप कैलकुलेट करके देखो। अब देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो कि क्या कह रहा है। जिस जगह बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, स्वाभाविक रूप से हम लोग वहां क्या मानेंगे, तो मानेंगे कि टेस्ट चार्ज का प्लेसमेंट किया हुआ है। यहां पे डायग्राम के थ्रू मैं क्लियर करता हूं। पहला चार्ज है Q1, कहां रखे हो, तो 215 से 5 पे, दिस इज Q1, पोजीशन इज 215। दूसरा चार्ज है तुम्हारा माइनस, आप कहोगे ये Q2 है तुम्हारा, आप कहोगे कितना पे, तो रखा गया 746। अब पूछ सकते हो कि सर एक ही लाइन पे होगा, यार बिल्कुल नहीं, मैंने कहा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट दिखाया है, पॉइंट को एज्यूम कर लिए कि यहाँ पे। अब देखो निकालना कहां पे है, एक ऐसी जगह पे जहां पे 4, 2, 3 कोऑर्डिनेट है, आप कहोगे ये पॉइंट कैपिटल ए है, जहां का कोऑर्डिनेट आपने बोला 4, 2, 3 है। ये तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज तुम्हारा नेगेटिव। हमें चाहिए क्या, तो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकालूं, तो ये सिमिलर का मामला है यार, सिमिलर का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। धक्का मारेगा क्योंकि ये पॉइंट पे आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है +1। बी क्या करेगा, तो डी सिमिलर का मामला है, ए सिमिलर। कहोगे सिमिलर कैसे, टेस्ट चार्ज -1 नहीं हो सकता, ऑलवेज +1, तो यहां +1, यहां प्लस, धक्का मारा, यहां माइनस, ये प्लस, खींच लिया बस। मतलब अब आप कहोगे कि इस पोजीशन वेक्टर को अगर R1 बोलते हैं और इसको R2 बोलते हैं, तो आप तो सीधे सीधे बोल सकते हो कि R1 क्या होगा भाई, 4 से 2 घटा ले मतलब 2i, 2 से 1 घटा ले मतलब +j, 3 से 5 घटा ले -2k। इसका मतलब R1 का जो मैग्नीट्यूड होगा देख लो, 414। देखो यहां बस एक ही बात ध्यान देने का है कि यहां फाइनल है, एक इनिशियल है ये, तो ए के पोजीशन मतलब फाइनल जहां कैलकुलेट करना है उसके पोजीशन से Q1 के पोजीशन को घटाते हैं, घटाकर दिखा दिया। अब आप कहोगे R1 निकला, तो क्या कहोगे, तो E1 देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 के कारण के Q1 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9, Q1 मतलब 8 into 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय 3 का Q into 2i plus j minus 2। आप कह तो सकते ही हो कि ये तो कैंसिल हो ही गया, 8/3 दिस इज E1। क्लियर है? आगे देख लो जी, आगे E2 भी निकल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है। E2 कहां से निकालोगे, टू के कारण,
टू के कारण निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर R2 चाहिए। यहां देख लो एरो का हेड कहां हो गए, आप अगर नहीं एग्जैक्टिंग एक्सपीरियंसिंग याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एरो लगाओ, एरो के हेड में से टेल को हटाओ, जो बचपन से पढ़ा वही काम, बचपन से नहीं वेक्टर में जो पढ़ा है वही काम। तो मैं बोलूं कि यहाँ फाइनल तुम्हारा ये है, इनिशियल ये है, घटा के देख 7 से 4 घटाएगा, 7 - 4 मतलब 3i, 4 - 2 मतलब 2j। आप कहोगे R2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको, आप बोलोगे 9, आप बोलोगे 4, आप बोलोगे 9। इसका मतलब है कि E2 अगर चाहिए तो E2 कहोगे कितना, KQ2/R2 का क्यूब, आप कहोगे 9 × 10⁹ इंटू Q2 की जगह देख ले। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी कीड़ा काट रहा होगा यार, उसको लग रहा होगा कि यहां माइनस छोड़ दिए, माइनस ही तो ये काम किया कि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगवा दिया, तो माइनस का काम हो चुका, फिर से अब माइनस लेने का कोई जरूरत नहीं है। माइनस के कारण ही ये अट्रैक्टिव हुआ, यहां प्लस था देख लो रिपल्सिव लग रहा था, तो एक बार जब साइन कन्वेंशन आपने यूज कर लिया दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट। और ऐसे भी मैंने बताया हुआ है कि कूलम्ब्स फोर्स कैलकुलेशन के दौरान चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, चार्ज का नेचर नहीं, नेचर डायरेक्शन को बताता है वो अलग है, फोर्स कैलकुलेट करोगे वहां चार्ज का नेचर इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो आप कहोगे ये हो गया डिवाइडेड बाय R2, R2 आपने लिख रखा है 23 इंटू 3i 2j। अब देखो 1 ने अपने कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, 2 ने अपने कारण। आप अगर पूछोगे कि भाई वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप तो सीधे कहोगे वेक्टर में वेक्टर एडिशन रूल, जोड़ दो, बात खत्म है। तो अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दो तरीका है, कहीं भी अपने कॉपी पे किसी भी जगह पे या 2 डायमेंशनल प्लेन में 3D का पॉइंट सिर्फ एज्यूम कर लो, आपको 3D दिखाना नहीं है, एज्यूम कर लेना है जैसे मैंने कर दिया है। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है तो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां टेस्ट चार्ज रखोगे, अगर नहीं फोर्स कैलकुलेशन के लिए है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ रहेगा, और उसके हिसाब से ये सेट करो कि बाकी के 2 3 4 5 10 कितने भी चार्ज हो, यहां 2 एक्स्ट्रा था, यहां भी रहता, यहां भी रहता, जितना, तो हर इंडिविजुअल चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हर इंडिविजुअल चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे टेस्ट चार्ज अगर रखा जाए तो उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, कैलकुलेट कर लो, वेक्टर मेथड से सबको जोड़ दो, जो होगा वो आंसर आएगा। क्लियर है, आगे देख लो। देखो ध्यान देकर देख, 3 पार्टिकल्स carrying charge Q1 equals 4 nanocoulomb, 6 nanocoulomb and Q3 equals 9 nanocoulomb are placed at corners of equilateral triangle of side length small a equals 6 meter. Find
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point 2 meter above center of triangle। थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ देखना चाहिए। कॉपी के पेज पे अगर ट्रायंगल बनाओगे तो वो 2 डायमेंशनल है। यहां देख, ये इस तरह का ये तुम्हारा ट्रायंगल है। कॉपी के पेज पे ऐसे ही फ्लैट अगर है तो ऐसे ही तो बनेगा। कर इसके सेंटर से थोड़ा ऊपर उठ के, यार कितना, तो 2 मीटर ऊपर उठ के, 2 डायमेंशनल में ये बना था ट्रायंगल, और 2 मीटर ऊपर उठ गया, 3D का केस तो हो गया। तो कह रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कैलकुलेट करो। अब देखो मैंने क्या कहा, कि तुम्हारा ये ट्रायंगल है बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बढ़िया बात है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखने में नहीं लग रहा, देखने में भी लगेगा। ये तुम्हारा कॉर्नर ए, ये तुम्हारा कॉर्नर बी, ये तुम्हारा कॉर्नर सी, करेक्ट। सबसे पहली बात तो बोला गया सेंटर से ऊपर, या सेंटर कहां है ये तो देख लो। ये तो सेंटर है, पढ़े होगे यार, 9th 10th में पढ़े होगे कि सेंटर वही पॉइंट है जो 2:1 में इसको बांटेगा, और 2:1 में अगर बांटेगा तो इसका जो लेंथ होता है a/√3, और इधर वाले का लेंथ जो होगा a/2√3। अब ये सब किया होगा आपका, दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं, रट्टा है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो और बढ़िया। ये लिख लो, फिर कहेगा कहां से लाए। देखो यहां से ये तो आधा होता है a/2, ये तो a है ही। अब इसका कैलकुलेशन कर लो तो लंबाई कितना, a² - a²/4, और ये जो सेंटर होता है ये 2:1 में बांटता है, तो 2x ऊपर वाला 2x, नीचे वाला x, 3x बराबर दिस, x का वैल्यू निकालो, दोनों साइड पुट कर दो बस। तो जो भी आएगा यही रिजल्ट, ऊपर का आएगा a/√3, नीचे का आएगा a/2√3। क्लियर हो गया। a/√3 का मतलब कितना बोलोगे, 6/√3। 6/√3 का मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे 2√3 के बराबर। आप कहोगे 6/2√3, 2 × √3 × √3/2√3 निकल लिया, आप कहोगे √3 के बराबर। अगर इतना आ गया तो अब देख लो क्या करना है। ये तुम्हारा पॉइंट है सेंटर, 3D का स्ट्रक्चर है, जब तक आप एक्सिस एज्यूम नहीं करोगे, कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेट लाने के लिए क्या करें, तो ओरिजिन एज्यूम कर लिए, ये ओरिजिन है तुम्हारा, मान लो। कहोगे यही जरूरी है, नहीं भाई कहीं भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लेने के पीछे मकसद बड़ा साफ है कि इस पॉइंट को y एक्सिस पे मैंने ले लिया, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो y कोऑर्डिनेट x नहीं होगा। इस दोनों के लिए अगर बात करो तो x कोऑर्डिनेट बराबर बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए इक्वल होगा, तो एडवांटेज मिलेगा हमें बस। अगर तुम यहां मानते तब भी होता, तुम यहां मानते तब भी। यहां जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा होगा वो ये कि जो तीसरा आपने रखा हुआ है, जो यहां से ऊपर z एक्सिस। अब देखो अगर कोई पार्टिकल यहां रखा गया तो इसके पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा, z वाला। लेकिन अगर यहां ओरिजिन मानते तो इसके सेंटर के ऊपर है, ओरिजिन यहां है तुम्हारा, ये यहां रखा हुआ है तीसरा पार्टिकल, मतलब इसके पास कुछ x भी होता, y भी होता, z भी होता। कैलकुलेशन से बचने के लिए इसी पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया। आंसर कहीं से भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही होगा बस। चलो जी, तो कोऑर्डिनेट लिखा जाए। इसके लिए कोऑर्डिनेट कितना था, x एक्सिस में तो कुछ है नहीं, y एक्सिस में बोलोगे कितना बोलोगे, 2√3।
जेड में बोलोगे नहीं है। इसके लिए कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स एक्सिस में कितना, तो माइनस कितना है, तो √3 माइनस a/2 ना। y में कितना, तो -√3, z में कितना तो है नहीं, x में +3 -√3 0। अब यहां बोला ऑब्जर्वेशन के लिए, यहां अगर ऑब्जर्वेशन के लिए बोला तो ध्यान देकर देखो, यहां क्या हो गया कोऑर्डिनेट जी, x में कुछ नहीं, y में कुछ नहीं, z एक्सिस में। कहोगे अपने मन से कर दिए, बिल्कुल नहीं। जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ्स का आप जानते हो, अभी तो फिजिक्स में आया भी नहीं है, जो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से 2:1 में डिवाइड कर दिया मैंने, कोऑर्डिनेट कॉर्नर का लिख दिया। यहां पोजीशन है ऊपर में, इसीलिए z एक्सिस के अलोंग x y नहीं होगा z का। अब देखो, अब हम लोग आते हैं फिजिक्स में। पहला चार्ज पार्टिकल मुझे बोला गया 4 नैनो कूलम, मैंने लिख दिया। दूसरा चार्ज पार्टिकल बोला जा रहा है, इसको माइनस भी कर लो, अच्छा लगेगा। और तीसरा चार्ज पार्टिकल तुम्हारा है Q3, दैट इक्वल्स कितना, तो 9 नैनो कूलम। देखो, इससे जो पोजीशन वेक्टर इसका होगा, क्योंकि यही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको R1 बोलते हैं। इससे जो होगा उसको R2, इससे जो होगा उसको R3। तो दिखा देते हैं, देख लो, इसको आप बोल देते हो कि ये R1 है तुम्हारा, ये तुम क्या बोलते हो, तो ये तुम्हारा R2 है। सिमिलरली यहां से अगर बोलोगे तो ये क्या तुम्हारा है, ये तुम्हारा R3 है। अगर R1 R2 R3 निकल जाए तो प्रॉब्लम बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, टेक्निकली बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट है तो ये सवाल 3D का ये सवाल है, लेकिन आप बड़ा आराम से यूं सॉल्व कर दोगे सवाल को, प्रोवाइडेड बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अब देखो, हमारे नीड में क्या आ गया कि कोई कूलम्स फोर्स नहीं, अभी R1 R2 R3, मतलब अभी भी हम लोग फिजिक्स में सिर्फ वेक्टर तक पहुंचे, इलेक्ट्रोस्टैट नहीं। यहां तो वेक्टर का ही खेल है, R1 R2 R3। अब देखो, R1 कहोगे, R1 क्या कहोगे, R1 भैया पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव, उसके कारण लग रहा है। इसका मतलब एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, एक्सपीरियंसिंग मतलब यही घटाएंगे इसको, क्या कहोगे, 0 माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस कर दे, 3i 0 प्लस √3j, हो तो कि R1 बराबर 3i। अब R1 का मैग्नीट्यूड लिख लोगे, जो करना है। R2 देखते हैं, R2 देख लो। R2 एक इंपॉर्टेंट चीज है, R2 कौन है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग कौन, जो यहां रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, देख ले। एक्सर्टिंग कौन, तो ये, बस यही बात ध्यान रखना है, कब किससे घटाना है। यहां जब Q1 से कर रहे थे तो एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, एक्सपीरियंसिंग मतलब इससे घटा दिए। जब 2 से कर रहे हैं तो एक्सर्टिंग माइनस मतलब इससे घटाएंगे इसको। अगर पॉजिटिव है तो एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, अगर नेगेटिव है तो एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग। एक्सर्टिंग ये है, इसमें से एक्सपीरियंसिंग हटा लेंगे। आप देख लो जी, R2 कहोगे, R2 क्या कहोगे, एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग मतलब 3 माइनस 0i माइनस √3 माइनस 0j 0 माइनस 2k। आप कह सकते हो 3i, आप कह सकते हो माइनस √3j, आप कह सकते हो माइनस 2k। R2 का भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तुम्हारा। सिमिलरली R3 अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, पॉजिटिव है, एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, एक्सपीरियंसिंग मतलब यही है एक्सपीरियंसिंग, इससे घटाएंगे। क्या करोगे देख लो, आप कह सकते हो 0 से 0 घट गया, 0i
-2√3j + 2k। अगर ये निकल गया तो हो तो गया। अब कहोगे E1 मतलब k Q1 डिवाइडेड बाई E2 k Q2 डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब। E3 बोलोगे k Q3 डिवाइडेड बाई R3 का क्यूब। अगर ये तीनों निकल गया तो कहोगे E नेट क्या कहोगे, दिस इज E1 प्लस E2 प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो हर इंडिविजुअल के कारण जितना है सबको ऐड कर लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। तो मैं बोलूं कि इस टाइप के केस में, इस टाइप के प्रॉब्लम में जहां पे अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट हो और 3 डायमेंशन में आपको कैलकुलेट करना हो, तो कुछ नहीं करना है, बस एक बात का ध्यान देना है, हर एक पार्टिकल का प्रॉपर कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, जहां कहीं भी है उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे प्रॉपरली। और जब आपने वो क्लियर कर लिया कि कोऑर्डिनेट क्या है, बस एक रूल, जिस रूल में कभी गलती नहीं करना, नहीं तो सवाल उल्टा हो जाएगा। और वो रूल ये कि एक्सर्टिंग और एक्सपीरियंसिंग में रिलेशन क्या है, सिमिलर का या डिसिमिलर का, क्योंकि ये सिमिलर और डिसिमिलर ही फैसला देगा कि पोजीशन किससे घटाया जाए। अगर सिमिलर है एक्सपीरियंसिंग माइनस एक्सर्टिंग, अगर डिसिमिलर है एक्सर्टिंग माइनस एक्सपीरियंसिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोल लो, फटाफट छाप लो यहां तक। हो गया? सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं, देखो क्या बोलेगा वो। तुम लोगों के लिए होमवर्क एकदम यही सवाल है, फर्क क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देख लो, थोड़ा सा बदला हुआ है बस। इसी तरह का, नॉट सेम तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, बट इसी टाइप का सवाल है। 3 चार्ज पार्टिकल each carrying charge capital Q have equal mass small m and are tied at free end of 3 string of equal length small l suspended from common point of suspension। Then at equilibrium stage, at equilibrium stage all particles are at corners of equilateral triangle।
then find net force also find tension in string. तीन चार्ज पार्टिकल ईच कैपिटल क्यू, अलग अलग भी हो सकता है, Q1 Q2 Q3 रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपने तीन रस्सी के हेल्प से, दो रस्सी वाला केस हम लोगों ने किया हुआ है, याद करो। दो रस्सी से सस्पेंड करते थे और कुछ इस तरह का सिचुएशन होता था कि हैंग करने के बाद इस तरह का। अब आप कह रहे हो तीन रस्सी से, मतलब इस तरह का सिचुएशन हो गया। देख लो, ये आपने कर दिया। ये देखो 3D का स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां डायग्राम को अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है। आपने कर दिया एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां। ये अपने कारण धक्का देगा इस लाइन पे, ये अपने कारण धक्का देगा इस लाइन पे। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो बीच में लाई करेगा। टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकल mg को बैलेंस करेगा और हॉरिजॉन्टल उसी रिजल्टेंट को बैलेंस कर देगा। तो आपसे कह रहा है प्रॉब्लम की टेंशन का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करो। प्रॉब्लम का ये भी कहना है कि उस कंडीशन में नेट फोर्स किसी एक पार्टिकल पे कितना लग रहा होगा, वो भी कैलकुलेट करो। देखते हैं हम कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का फेल है। देख लो जी, देख लो। तीन चार्ज पार्टिकल है तुम्हारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर का केस है। देखने में जो लगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यही बोल रहे हैं। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर 3D का है, 2D के बोर्ड पे आपने ड्रॉ किया हुआ है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ हवा में है, जहां से ये सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन आप देख रहे हो, तीनों सेम है। क्लियर है? मैंने कहा कि एक लाइन खींच दो। यही वर्टिकल लाइन है। यहां वर्टिकल लाइन के साथ ये जो स्ट्रिंग है, इसने एंगल बना रखा है कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। वर्टिकल लाइन के साथ स्ट्रिंग जो एंगल इंक्लिनेशन देगा, वो एंगल इंक्लिनेशन कुछ और नहीं, कितने का होगा, तो थीटा। थोड़ा डायग्राम को ज्यादा ठीक कर दो यार, प्रॉपर इंक्लिनेशन ले लो ताकि देखने में थोड़ा लगे कि हाँ 3D का डायग्राम है, 2D का बोर्ड है। देखो, ये देखने में लगेगा कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये बीच वाला है। एक्चुअली क्या है, आप जानते हो कि जितना लंबा इसका उतना ही इसका, उतना ही इसका। कैसे? ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां है। अगर यहां है तो यहां से देख ले, तीनों का सेपरेशन सेम होगा। 3D का डायग्राम 2D के बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब यहां देखो क्या हो रहा है, तो यहां भाई तीनों कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल Q, Q और Q। अगर Q1 Q2 बोले तो बोल सकते हो दिस इज
अगर बोला क्यू नेट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1, ये एफ नेट एक्सपीरियंस बाय Q1, तो यहां दिखा दिया। अगर Q2 से कहा था, यहां Q3 से कहा था, जहां कहा था एक ही बात है। तीनों कॉर्नर बार बार तो बोल रहे हैं ये है, तुम इस पे निकालो कि इस पे निकालो कि इस पे निकालो, बात तो एक ही होगा। अब देख लो 2 ने क्या किया भाई, तो 2 ने धक्का दिया, F2 लगाया। 3 ने क्या किया, तो धक्का दिया। F2 का वैल्यू अगर बोला जाए तो कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ लिख दो। साइड लेंथ बोल दिया स्मॉल a के बराबर, या तो आपको साइड लेंथ देगा या एंगल इंक्लिनेशन, दोनों में कुछ एक देगा। अगर एंगल देगा तो साइड लेंथ निकल जाएगा, साइड लेंथ देगा तो एंगल निकल जाएगा। तो मैंने बोला साइड लेंथ स्मॉल a है, देख लो आप कहोगे a स्क्वायर के बराबर। F3 बोल दो, क्या कहोगे, k, उसमें अगर q बराबर है आप इसी को कह सकते हैं k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अलग अलग है तो और सेम है तो फायदा देख लो। तो मैं बोलूं कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहां, तो रिजल्टेंट बीच में। एफ नेट कितना, तो रूट ओवर, इसको आप बोल दें क्यों हुआ √3। अब समझ रहा है, देख लो ये फोर्स दोनों लग रहा है एंगल इंक्लिनेशन 60 डिग्री का। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो तो रिजल्टेंट जो होगा वो √3 टाइम्स। याद कर, आपको लिखने का मन करे तो लिख लो ना, √a स्क्वायर मतलब f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, f1 के जगह f, f2 के ये f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस 2f2 f3 cos थीटा, थीटा के जगह 60 डिग्री, f2 के जगह f, f3 के जगह f, आंसर वही आएगा। अब अगर यहां लिखोगे तो और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो कि इसका वेट लग रहा है किधर, तो नीचे की तरफ। अब ध्यान देकर देखो, अगर रस्सी में टेंशन T है, ये इंक्लिनेशन थीटा, तो ऑब्वियस बात है कि ये भी थीटा। आप इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर बोलोगे कितना, T cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर बोलोगे कितना, तो T। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए T cos थीटा काउंटरली बैलेंस कर देगा mg को, और T sin थीटा काउंटर बैलेंस करेगा √3f को। आप देख लो यहां दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, T का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे थीटा मिल जाएगा। तो अगर a दिया हुआ है तो थीटा निकल जाएगा। या आपको प्रॉब्लम देता कि वर्टिकल से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे, एंगल ही दे देता, एंगल दे देता, a नहीं देता, a निकाल लेते हम लोग। तो 3D के डायग्राम में कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे सही है, एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि 3D का डायग्राम है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अदरवाइज 2D का नहीं है कि बोर्ड कॉपी पे हो रहा है कि पता चलेगा हाँ इधर से हो गया। 3D का डायग्राम है, 3D के डायग्राम के कारण थोड़ा विजुअलाइज करोगे फिगर को, आसानी से बात समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। फंडा बस वही है, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम के लिए बैलेंस करेंगे। इससे आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे।